एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। शाहरुख वर्सेस सलमान, अरे नहीं रे। ऋतिक वर्सेस कंगना, अरे नहीं यार। प्रभास वर्सेस अल्लू अर्जुन, अरे नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, नहीं। ये लड़ाई होने वाली है बुक माई शो वर्सेस जोमेटो। अरे राहुल जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जोमेटो जाके अपनी फूड डिलीवरियां कर रहा है, आपका बुक माई शो आपके टिकट बुक कर रहा है। इनमें आपस में काहे बात की लड़ाई। तो आज की ताजा खबर सुन लीजिए। जोमेटो ने पेटीएम का मूवी टिकट और जो एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस है 2048 करोड़ में खरीद लिया है। तो साहब जो जोमेटो के दीपेंद्र गोयल जी हैं वो अब मूवी टिकटिंग और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में उतर चुके हैं और इस एरिया के किंग हैं बुक माई शो के फाउंडर आशीष हेमराजानी जी। आशीष हेमराजानी जी ने बहुत सारे तूफानों को झेला है और दीपेंद्र गोयल जी ने बहुत सारे तूफान उठाए हैं। तो इन दोनों की भिड़ंत में असली मजा आएगा। तो भाई सब अपनी हाथ में चाय लेके दूर से मजा लेते हैं। दूर से ही आनंद लिया जाए। भुटकू 2 कप चाय बनाओ कड़ा। तो आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल कि रे जोमेटो ने इस टिकटिंग वाले बिजनेस में क्यों एंट्री की, और जब इतने साल में जब पेटीएम इनका कुछ नहीं उखाड़ पाया बुक माई शो वालों का, तो जोमेटो क्या कर लेगा। जोमेटो के पास ऐसा क्या खास है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। बुक माई शो मार्केट का इतना बड़ा किंग कैसे बना और क्या ये आने वाली चुनौती से जोमेटो से लड़ पाएगा। दोनों की ताकतें क्या है, दोनों की कमजोरी क्या है, आखिर में इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आम आदमी का भाई साहब इन दोनों की लड़ाई से फायदा होगा या नुकसान। और मुझे चाहिए आपके विचार, वो कमेंट बॉक्स में जाके दे देना। और सब्सक्राइब के लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपने कर लिया होगा। कर लिया ना पक्का। चलो तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कितने पानी में है मूवी टिकट के बिजनेस की, उसका सम्राट एक ही है बुक माई शो। मार्केट शेयर कितना पता है, 75%। सेकंड पे आता है पेटीएम, मात्र 10%। फिर सिनेमा हॉल की जो खुद की वेबसाइट है, पीवीआर की, आइनॉक्स की, सिनेपोलिस की, ये सब मिला के करती है 12%। और बाकी का 3% इधर उधर से कहीं हो जाता है। लेकिन देखो मूवी टिकट और पेटीएम मिला के 22 है, ये अकेला 75 है, 3 गुना। कितना भारी है। अब आता है इवेंट बिजनेस। इवेंट बिजनेस में क्या क्या आया, सब आपके जितने भी प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, कॉमेडी के शो होते हैं, म्यूजिक कंसर्ट होते हैं, या फिर आपका आईपीएल आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, या कुछ भी ऐसी चीज आ रही, प्रो कबड्डी लीग है, वो सब इवेंट कैटेगरी में आता है। यहाँ पे भी बाजार के लीडर है 50% मार्केट शेयर के साथ। यहाँ पे सेकंड पे पेटीएम ने थोड़ी बराबरी की है, यहाँ पे पेटीएम है 42% और जोमेटो थोड़ा बहुत इसमें ऑलरेडी था 3% के साथ, और फिर बाकी 5% इधर उधर से हो जाता है। तो अगर अब पेटीएम जोमेटो मिल गए तो ये मिलके हो गए 45 और 50 पे है बुक माई शो। यहाँ टक्कर थोड़ी बराबर की है। इन दोनों वर्टिकल से आता है 70% रेवेन्यू। बाकी 30% रेवेन्यू बुक माई शो कहाँ से लाता है, वो कहता है वैसे हम खुद के इवेंट करते हैं, खुद वेन्यू बुक करते हैं, खुद आर्टिस्ट बुक करते हैं, खुद ही इवेंट करते हैं, खुद ही टिकट बेचते हैं, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। वैसे तो बुक माई शो टॉप पे है, लेकिन वैसा वैसे ही टॉप पे नहीं पहुंचा। बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी इनकी भी रही है। इस पूरे 25 साल से ये बिजनेस में है और 25 साल में 3 बार ऐसी घटना आई कि भैया बिजनेस तो अब गया, अब तो वापस नहीं आएगा। एक घटना घटी थी बनने के मात्र 1 साल बाद, 1998-99 में तो कंपनी बनी और 2000 आते आते भाई साहब .com बदल गया। ऐसी हालत हो गई थी, कंपनी हाथ से निकल गई। अपने पेरेंट्स का घर को गिरवी रख के जैसे तैसे कंपनी बचाई थी। फिर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते आगे बढ़े। 2007 में इन्होंने बुक माई शो का ऐप लॉन्च किया कि भैया टिकट खरीदो। 2008 में भाई साहब क्राइसिस आ गया, लेमन ब्रदर्स वाला, तब लंका लग गई। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला था, 2015 में पेटीएम एंटर कर गया था, थोड़ा बहुत खुद को संभाला, 2020 में कोरोना आ गया था। तो मैंने कहा ना, आशीष जी ने बड़े तूफान झेले हैं और झेल के भी आज नंबर 1 पे है। अब ये स्टोरी अगर आप जानना चाहो कि बुक माई शो का आइडिया कैसे आया, कब चालू हुआ, क्या स्ट्रगल था, कैसे बना, क्यों जीता, मार्केटिंग लेसन, तो कमेंट कर दो कि मुझे डिटेल केस स्टडी चाहिए बुक माई शो पे, आपका भाई कर देगा। तो वैसे मैंने स्ट्रगल देख लिया था कि इतने स्ट्रगल के बावजूद भी नंबर 1 पे टिके हुए हैं। अब देखते हैं कि पेटीएम की एंट्री हुई तब क्या हुआ, और मोस्ट इंपोर्टेंट पेटीएम सफल क्यों नहीं हुआ, पेटीएम क्यों नहीं कुछ कर पाया बुक माई शो का। तो 2015 में पेटीएम एंटर हुआ इस बिजनेस में कि मूवी टिकट का और एंटरटेनमेंट का बिजनेस हम भी करेंगे साहब। ज्वाइन किया, खूब पैसा पीका, डिस्काउंट दिए, कैशबैक दिए, मार्केट शेयर धीरे धीरे थोड़ा लिया। फिर एक कंपनी हुआ करती थी insider.in, आपने देखा होगा, कहीं टिकट भी बुक कराए होंगे, वो कंपनी खरीद ली। अगले साल एक कंपनी थी टिकट न्यू, वो कंपनी भी खरीद ली। अब 2-3 कंपनियां खरीद रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मार्केट शेयर बढ़ता गया। मैंने कहा ना 40% आ गया इवेंट में, और इसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिल रहा था बुक माई शो पे भी। बुक माई शो ने 15 से 16 में ग्रोथ की थी 87%, यानी लगभग रेवेन्यू डबल हो गया था। पर जैसे ही ये लोग एंटर हुए, अगले साल ग्रोथ तो हुई पर 87 नहीं हुई, वो ग्रोथ रह गई मात्र 34%। अगले साल फिर ग्रोथ हुई, लेकिन वो और कम रह गई, मात्र 21%। और अगले साल तो सबके पिताजी कोरोना आ गए, तो रहा सब खत्म हो गया।
कोरोना के टाइम पे जब इनकी कोरोना से जस्ट पहले 1 साल की सेल थी 740 करोड़ रुपए, कोरोना में वो आ गई 108 करोड़ रुपए, 700 से 100। तो भाई साहब जब इतना खतरनाक डैमेज पेटीएम ने कर दिया था तो जीता क्यों नहीं? वो कदम मैं कैसे जीतूं? पेटीएम ने कहा देखो जी अपना कोर बिजनेस क्या है, यूपीआई। अपन ने तो ऐसे साइड में डाला था एंटरटेनमेंट और टिकट वाला। अब जब कोरोना आया तो ये वाला तो बंद पड़ गया, पर अपना जो मेन धंधा था यूपीआई वाला वो तो दौड़ गया, क्योंकि भाई साहब कोरोना के चक्कर में नोट के हाथ नहीं लगा रहा, सब जगह यूपीआई पेमेंट हो रहा था। तो जब मेन बिजनेस बढ़ गया साइड पे कौन ध्यान देगा? तो उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पहली बात। सेकंड टाइम क्या हुआ, कोरोना से बाहर आते ही बोले यार आईपीओ लाना है, तो 1 साल आईपीओ की तैयारी में लग गए। तो जब आईपीओ की तैयारी करेगा तो आदमी साइड के धंधे पे ध्यान देगा या मेन पे? तो मेन पे ध्यान गया, वो साल उसमें निकल गया। फिर आईपीओ आने के बाद तो भाई शेयर डूब गया, तो शेयर डूब गया तो शेयर को संभालेंगे कि साइड के धंधे को संभालेंगे? तो फिर ध्यान नहीं दिया। फिर उसको संभालते संभालते कुछ किया, इतनी देर में आरबीआई ने इम्पोजिशन लगा दी। फिर उसने कहा भाई साहब जब मेन धंधे में इतनी दिक्कत है तो साइड के धंधे को कौन संभालेगा? तो अभी वो फोकस कर रहे हैं मेन धंधे को कैसे जिंदा करे। तो उन्होंने कहा साइड का धंधा छोड़ो रे यार, ये मैं बेच रहा हूँ। तो जोमेटो ने कहा भैया हमको दे दो, हमको चाहिए। तो जोमेटो ने ये धंधा इनसे खरीद लिया। जिस दिन ये बिजनेस खरीदा था उस समय भी जब ये साइड बिजनेस था तब भी इन्होंने पिछले ईयर 2000 करोड़ रुपए के टिकट बेचे थे और 1 करोड़ नए यूजर प्लेटफॉर्म पे आए थे। तो ऐसा नहीं कोई पेटीएम हल्का काम कर रहा था, काम तो उसका भारी था, फोकस नहीं कर पाया। 300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की थी, 30 करोड़ रुपए का EBITDA पॉजिटिव थे। और अब इस डील के बाद ये सारा बिजनेस जोमेटो के पास ट्रांसफर हो गया और 280 एम्प्लॉय भी पेटीएम से अब जोमेटो में शिफ्ट हो जाएंगे। जोमेटो नए धंधे में एंटर कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, तो उसके शेयर भी बढ़े। और पेटीएम ने अपना नॉन प्रॉफिट मेकिंग धंधे को साइड किया, पेटीएम के शेयर भी बढ़े। अब बुक माई शो क्योंकि लिस्टेड नहीं है, अगर लिस्टेड होता तो उसके गिर जाते। पर इससे पहले ये देखते हैं कि भैया जोमेटो के क्या लगी इसको खरीदने की। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं आपको, ये तो इन कंपनीज की कहानी आप मुझसे सुनते रहो, शेयर बढ़ते रहेंगे, शेयर घटते रहेंगे, आपका क्या फायदा होगा? पहले आप तो सीखो भैया पैसे कमाते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, तभी सफल होगे। बात तो सब करते हैं, सिखाता कोई नहीं, पर आपका भाई आपको ये भी सिखाएगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एफडी क्यों ज्यादा कराना ठीक नहीं है, क्यों गवर्नमेंट स्कीम में नहीं जाना चाहिए, क्यों भाई साहब ज्यादा इंश्योरेंस लेना भी ठीक नहीं है, क्यों भाई साहब आपको रियल स्टेट में जाना चाहिए, रियल स्टेट में कहाँ जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, और क्या क्या गलती करते हो, ब्रांड खरीदे ना खरीदे, लोन ले ना ले, घर का क्या करे, गाड़ी का क्या करे, ये सारी बातें बताएगा आपका भाई राहुल। इसके लिए मैंने कोर्स बनाया सीक्रेट ऑफ मनी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो जाके देख लेना, जिंदगी बदल जाएगी, इस बात की गारंटी है। अपन चलते हैं अपनी कहानी पे कि जोमेटो ने क्यों खरीदा। जोमेटो अब लिस्टेड कंपनी है, उसको ग्रोथ करनी है, तो फूड बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है अपने लेवल पे, ग्रोसरी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कह रहा है नए नए सेगमेंट चाहिए। और एक नया ऐप इनका आ रहा है गोइंग आउट सेगमेंट, यानी जब आदमी बाहर निकलता है अपने मस्ती करने के लिए, चाहे मूवी देखने निकले, चाहे वो इवेंट के लिए निकले, चाहे कॉमेडी के लिए, जब आदमी घर से बाहर निकलता है उस पूरे सेगमेंट को कवर करना चाहता है जोमेटो। उसके लिए इनका नया ऐप लॉन्च हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऐप। वो डिस्ट्रिक्ट ऐप में क्या क्या होगा वो तो लॉन्च होने के बाद पता चलेगा, लेकिन उस ऐप को सपोर्ट करने के लिए, उसको फीडिंग करने के लिए ये बिजनेस खरीदा गया है कि भैया एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले लेंगे तो ये यहाँ पे अपने को मोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अब जो पेटीएम के साथ हुआ जोमेटो के साथ एकदम उल्टा हुआ। पेटीएम शेयर मार्केट में आते ही टेंशन में आ गया, 2-3 साल वही टेंशन में चले गए, और जोमेटो के तो शेयर मार्केट में आते ही भाग खुल गए, तो एकदम पॉजिटिव लहर, इन्वेस्टर भी साथ, यूजर भी साथ, दुनिया कह रही दीपेंद्र जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबको उम्मीद है कि हाँ जी इसमें कुछ बढ़िया होगा। क्यों? इन्होंने जोमेटो को टर्न अराउंड किया। ब्लिंकिट खरीदा था 2022 में 570 मिलियन में, आज ब्लिंकिट की ओवरऑल वैल्यू 13 बिलियन है, 25 गुना वैल्यू बढ़ गई है ब्लिंकिट की। तो उन्होंने कहा कि यार दीपेंद्र गोयल जी जिस धंधे में हाथ डालते हैं उसको बढ़ा देते हैं, तो बाजार को लग रहा है कि भैया इस धंधे को भी बढ़ा देंगे। और दीपेंद्र गोयल ने अपनी मीटिंग में कहा है कि जो पेटीएम का बिजनेस खरीदने के बाद और खुद का एग्जिस्टिंग बिजनेस को मिला के लगभग 2.5-3 हजार करोड़ का इनका बिजनेस है, वो कह रहे हैं अगले 3 साल में 2026 आते आते इसको 10,000 करोड़ तक लेके जाएंगे, तिगना करेंगे। अब इससे पहले अपन आगे बढ़े कि अच्छा मैशो जीतेगा या जोमेटो जीतेगा, अपन पहले इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, इंडस्ट्री है क्या, इसमें पैसा है भी कि नहीं है, और कौन सी प्रॉफिटेबल है कौन सी नहीं है। तो भाई साहब जो वर्टिकल है मूवी टिकट बिजनेस का, वो वर्टिकल का काम कैसे होता है। बुक माई शो कह रहा है कि भाई साहब मैं आपके टिकट बेचूंगा, तो ऐसी थोड़ी कि बेच दूंगा, पहले मल्टीप्लेक्स से बात करनी पड़ती है, उसको मिनिमम गारंटी देनी पड़ती है कि पीवीआर वालों मैं तुम्हारी मूवी के 40% हॉल भरने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 40% ये टिकट मैं लूंगा। तो जो 40-30 जो भी होता है मिनिमम टिकट की गारंटी देता है, तब जाके पीवीआर उसको बेचने देता है।
तो 2008 में जब ये पीवीआर का डॉक्यूमेंट पढ़ा गया, पीवीआर ने 2018 के अपनी बैलेंस शीट में लिखा कि हमने 3 साल का एग्रीमेंट किया पेटीएम के साथ, बुक माई शो के साथ, जिसमें हमको 410 करोड़ रुपए रिसीव हुए इस मिनिमम गारंटी और ये जो रिफंडेबल डिपॉजिट है उसके। तो ये पहले पैसा देना पड़ता है, तब जाके तुम टिकट बेचते हो, और तुमने एमजी दी और तो टिकट नहीं बेचे तो लंका लग जाएगी तुम्हारी। और इसमें होता है मार्जिन थोड़ा कम। अगर मैं पूरे बॉलीवुड की बात करूं तो इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 12,000 करोड़ रुपए। कोरोना के पहले भी यही था, फिर नीचे गया, अब ऊपर आके भी इतना ही है, इससे ऊपर गया नहीं। जब पूरे बिजनेस में ही 12,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होना है, उसमें क्या ही तो तुम टिकट बेचोगे और कितना ही तुम्हारा कमीशन होगा। तो ये बिजनेस क्या है, लो मार्जिन का बिजनेस है, जिसमें कॉस्ट तो लग जाती पहले, मार्जिन का पता नहीं है, और वो भी इतू सा है। और ये धीरे धीरे घट हो रहा है क्योंकि ओटीटी आ गया, तो 199 में नेटफ्लिक्स लेके सारी पिक्चर देख लेंगे ना, ये 499 की पिक्चर क्यों देखनी है। तो इस बिजनेस में मार्जिन भी कम है और आगे ग्रोथ की स्पीड भी कम है। तो बुक माई शो को भी और जोमेटो को भी इसमें तो बनाए रखना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा लेनी देनी नहीं है। असली लेनी देनी आ रही है अगले सेगमेंट में, जो है इवेंट का, क्योंकि यहाँ पे होते हैं मोटे मार्जिन। स्टैंड अप कॉमेडी शो जब होता है, आईपीएल की टिकट जब बिकती है, म्यूजिक कंसर्ट जब बिकता है, प्रो कबड्डी लीग जो प्ले बिकता है, यहाँ आता है मोटा मार्जिन। और ये वो सेगमेंट है जो कि तेजी से बढ़ रहा है। ईवाई की एक रिपोर्ट कह रही है कि भाई साहब ये सेगमेंट 2026 तक 14,000 करोड़ यानी लगभग 2 बिलियन का हो जाएगा, क्योंकि आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। वो कह रहा है क्या ही मूवी देखनी, आज शो देखूंगा, आज कॉमेडी देखूंगा। तो भाई साहब ये सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज की डेट में आप बुक माई शो में या कहीं भी जाके देखोगे कि भाई इस समय मुंबई में इस वीकेंड पे कितने प्ले हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस वीकेंड में कोई 40 प्ले हो रहे होंगे। स्टैंड अप कॉमेडी देखोगे वो हो रही होगी 10 जगह। तो ये सेगमेंट ग्रोइंग सेगमेंट है, और जैसा मैंने बताया यही टक्कर होगी। बुक माई शो का 50 है और पेटीएम जोमेटो का मिलकर 45 है। और अब इंडिया में तो भाई साहब बड़े बड़े आर्टिस्ट 50 सेंट, बैक स्ट्रीट बॉयज, आपका जस्टिन बीबर आने लग गए। कुछ शादियों में आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो प्राइवेट भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं बुक माई शो अपने किले को बचाएगा कैसे जोमेटो से। तो उसकी ताकत है एक एक करके। सबसे बड़ी ताकत है एक्सपीरियंस। 1998-99 में कंपनी चालू हुई थी, आज की डेट में 25 साल हो गए हैं, और तब तक कई लोग आए गए, ये खड़ा हुआ है। तो एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता, ऊपर नीचे सब देखे, रिलेशन इनके बाजार में अच्छे। तो पहली चीज मैं कहूंगा एक्सपीरियंस। दूसरी चीज जो इनकी ताकत है वो है बाजार में इनके कनेक्शंस, इनकी आईपीज मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे इन्होंने बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा लंबा कि आईपीएल के टिकट हम बेचेंगे साहब। इन्होंने आर्टिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तुम्हारे टिकट हम बेचेंगे साहब। इन्होंने थिएटर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इन्होंने मल्टीप्लेक्स चेन से कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। तो इनसे 25 साल से जुड़े हुए हैं, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं। तो ये बाजार में मजबूती से टिके रहेंगे और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सक्लूसिव कि यार अगले की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पुराने प्लेयर है तो यही करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका 710 करोड़ का रेवेन्यू एकदम डब जाके मात्र 100 करोड़ रह गया था, लेकिन भाई साहब कोरोना के बाद से तेजी से वापसी करते हुए रेवेन्यू वापस 1073 करोड़ कर लिया और 86 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है कि भैया हम लॉस में चल रहे हैं, नहीं, प्रॉफिट कमाने लग गए। तो प्रॉफिट जिसके पास आता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और उनको पता है कि अब जोमेटो आएगा, लड़ाई होगी। जब पीए फर्म से बातचीत चल रही है कई अलग अलग फर्म से 300 मिलियन का फंड उठाने की, जो होता है लगभग 2,500 करोड़। तो ये पैसा उठा के पे बैठेंगे कि आओ साहब लड़ो हमसे। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि बाजार भी ग्रो हो रहा है, कि ऐसा नहीं कि हमारे पास ले दे के यही चीज है, कल को जोमेटो आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। बाजार ही बढ़ रहा है, तो कुछ वो भी कमाएगा, कुछ हम भी कमाएंगे। तो एकदम से गद्दी से कोई हिला नहीं सकता। अब बात आती है कि सर जी जोमेटो के पास सक्सेस क्या है। इनका रेवेन्यू क्या था, 1073 करोड़। जोमेटो का रेवेन्यू अभी क्या गया, 12,114 करोड़। तो 12 गुना तो रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें, उनका प्रॉफिट था 86 करोड़, इन्होंने प्रॉफिट दिखाया भी 350 करोड़। तो 4 गुना तो प्रॉफिट है, प्लस आईपीओ करके बैठे हैं। दूसरी इनके पास ताकत सबसे बड़ी क्या है, इनका एग्जिस्टिंग यूजर बेस। जो आदमी आज जोमेटो से चीजें मंगा रहा है, अगर कल कोई ऑफर कह दे कि अजी अगर तुम जोमेटो के मेंबर हो और तुम जा रहे हो हमारी नई जो पेटीएम से टिकट बुक करोगे, हमारे प्लेटफॉर्म से बुक करोगे, तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा। वो एज इट इज उधर शिफ्ट होना चाहेंगे कि राधे दिन भाई बुक माई शो में क्या ही मिलेगा, यहाँ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एग्जिस्टिंग यूजर बेस जो है वो काम में आ जाएगा। कुछ आईपीज अब ये भी डेवलप करने वाले हैं। जैसे पेटीएम से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पेटीएम ने आज तक जहां जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जो डील पेटीएम की है वो तो ऑटोमेटिकली इनको मिल गई, और पैसा पड़ा है तो बाकी भी ले लेंगे। और अब ये खुद के शोज और करने वाले हैं। जैसे बुक माई शो खुद के करता है, अब इन्होंने 30 नवंबर को डुआ लिपा का शो मुंबई में अनाउंस कर दिया है। बुक माई शो के पास पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने एक अच्छी गलियां थोड़ी खेली है। ये तो खुद ही बिलियनर है, $20 बिलियन की कंपनी है, जेब में पैसा है, बड़े इन्वेस्टर है। पीवीआर से इनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई मैं सिनेमा हॉल में जाके फूड डिलीवर करूंगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके ऑलरेडी। तो पीवीआर से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इनका क्या जाएगा। अच्छा, एक और जोमेटो के पास जो ब्रिलियंट चीज मैं बोलूंगा, पेटीएम के लिए साइड का धंधा था
कि ठीक है यार, बड़े तो बड़े, नहीं बड़े तो बड़े, अपने क्या फर्क पड़ता है। जोमेटो तो इसको कोर धंधे से ट्रीट कर रहा है कि भैया मैं तो मेन धंधा है, डिस्ट्रिक्ट ऐप को डेवलप करना है तो सब जगह से करना है। और दीपेंद्र गोयल जी जिस चीज पे दिमाग लगाते हैं उसको बड़ा कर देते हैं, ये उन्होंने ब्लैंकेट में दिखा चुके हैं। तो भाई साहब लड़ाई तो होने वाली जोरदार, क्योंकि आशीष जी को भी खतरों का एक्सपीरियंस है, बुक माई शो वालों को एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, धंधे की बारीकी जानते हैं। इनके पास भाई साहब पैसा मोटा है, पैशन है, तो असली लड़ाई का मजा आएगा। अब लास्ट में सवाल कि सर जी हमारा क्या होगा, तो जब तक इनके बीच में लड़ाई चलेगी तगड़ी तलवारबाजी, तब तक तो आपको आएगा मजा। जोमेटो देगा 10% ऑफ, ये देगा 20% ऑफ, वो देगा 25, वो देगा 35, तुम लेना मजे। लेकिन बाद में अगर लड़ाई करते करते इनको बुद्धि आ गई और इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया, फिर अपना कट जाएगा। या फिर इन दोनों की लड़ाई में कोई एक जीत गया, दूसरे ने हार मान ली, तो जीत गया, वो लड़ाई का सारा खर्चा तुमसे ही वसूल करेगा। जब दो जनों की लड़ाई होती है मजा बहुत आता है। जियो आया, एयरटेल को रुलाया, कुछ महीने इंटरनेट सस्ता, कुछ महीने फ्री, आनंद ही आनंद। अब रो रहे हो ना, इसमें भी ऐसा ही होगा। इधर घटना घटी, इधर आपके भाई का आ गया वीडियो। अगर आपको लगा है रिसर्च बहुत डीप की थी, मजा आ गया राहुल जी, एक बुक माई शो की अलग कहानी सुनाओ, एक है ना जोमेटो की कहानी अलग सुनाओ, और एक इस कहानी में आगे जो जो मोड़ है बताते जाओ। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।